हेलो बच्चों। आज हम नई चीज़ शुरू करने जा रहे हैं बेटा। अभी तक आप लोग मैथ्स के वीडियोस देखते आए थे, अब हम आज से साइंस पढ़ना चाहेंगे, ठीक है? क्योंकि मैथ्स पढ़ते पढ़ते आप लोग बोर हो गए होंगे ना, और मैं सोच रहा था बेटा आपकी इंग्लिश के भी मैं वीडियोस बना के डालूं, ठीक है? तो अगर बच्चों आपको मेरे जो है ना मैथ्स के वीडियो पसंद आए हों, है ना, तो आप बेटा जो सब्सक्राइब का बटन होता है ना, वो उसको सब्सक्राइब कर लें। और जो भी फ्रेंड्स हैं आपके, है ना, क्योंकि बेटा अच्छी चीज़ें शेयर होनी चाहिए ना, हाँ, उनको अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है? और कैसे लगते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप बेटा कमेंट बॉक्स में लिखें, ठीक है ना? उससे मुझे भी अच्छा लगेगा ना। आप कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई है तो वो भी बताएं, ठीक है, जिससे कि हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है? तो आज अपन पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग, ठीक है? तो साइंस का फर्स्ट चैप्टर है ये आपके मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ, है ना? तो देखो बेटा, मैटर है ना, मैटर को हिंदी में हम पदार्थ भी बोलते हैं, और कई बार इसके लिए एक शब्द आता है द्रव्य, है ना, द्रव्य। अब कई बच्चे क्या बेटा द्रव्य में और द्रव में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना? मैं भी होता था पहले, ठीक है ना? तो द्रव्य जो होता है वो मैटर के लिए प्रयोग होता है, पदार्थ के लिए प्रयोग होता है द्रव्य, है ना? और जो द्रव होता है वो लिक्विड, तरल पदार्थ होते हैं ना, द्रव, उनके लिए प्रयुक्त होता है ना? तो मैटर के अंदर बेटा सारी चीजें आ गई, ये बुक आपकी, चौक, पेन, है ना, धूल, मिट्टी, है ना, जो भी संसार में आपको जो भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं, तो वो सब किससे बनी हुई हैं? द्रव्य से बनी हुई हैं, पदार्थों से बनी हुई हैं, है ना? तो देखो आज हम इसकी मोटी मोटी चीज़ें डिस्कस करेंगे बेटा। तो अब ये जितने भी पदार्थ आपको दिख रहे हैं, चाहे वो सजीव हैं चाहे निर्जीव हैं, है ना, तो हम कहते हैं ना बेटा कि पदार्थ जो होता है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है ना? अभी तक हम क्या मानते आए थे? परमाणु, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? एटम बोलते हैं, ठीक है ना? फिर बाद में और वैज्ञानिक खोज हुई, परमाणु के अंदर भी क्या खोज लिए गए? अब परमाणु कण। अब परमाणु कण का मतलब क्या होता है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, है ना, जो एटम के अंदर होते हैं, है ना? तो उसके अंदर फिर नाभिक की खोज हुई, नाभिक में पता चला कि भाई प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उस नाभिक, उस न्यूक्लियस के अराउंड चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में, विभिन्न ऑर्बिट्स में क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं, ठीक है? तो अब आप देखो बेटा कि ये जितनी भी प्रकृति के अंदर जितनी भी चीजें दिख रही हैं आपको, चाहे वो सजीव हैं चाहे निर्जीव हैं, है ना, ये सब किससे बनी हुई हैं? उनकी जो मूल इकाई है वो क्या मान सकते हैं हम? परमाणु मान सकते हैं, एटम मान सकते हैं, ठीक है? अब एटम कितना छोटा होता है ना? क्या हम हमारी आंखों से देख सकते हैं उसको? कभी सोचा है आप लोगों ने? बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ना? तो देखो बेटा, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपके लिए कि अगर एक धूल का कण है, एक छोटा सा क्या है? धूल कण है, डस्ट पार्टिकल है। क्या है? डस्ट पार्टिकल है। अब इसके अंदर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसके अंदर बताओ बच्चों, कितने एटम्स होंगे इसके अंदर, कितने परमाणु होंगे, है ना? तो मैंने एक बार पूछा था बच्चों से, तो किसी ने बताया सर 50, फिर किसी ने बताया सर 200 होंगे, ठीक है ना? किसी ने बताया सर 1000 होंगे, ठीक है ना? लेकिन कोई भी बच्चा सही आंसर नहीं दे पाया, है ना बेटा? एक जो धूल का कण होता है छोटा सा, है ना, इसके अंदर अनुमानित अप्रॉक्सीमेट 10 करोड़ परमाणु होते हैं। 10 करोड़, आई ना बात समझ में? तो सोचो बेटा, एटम कितना छोटा है, परमाणु कितना छोटा है ना? अब देखो आप कि प्रकृति की कितनी प्यारी लीला है ना? कितने सारे पदार्थ हैं, सब अलग अलग उससे बने हुए हैं, ठीक है ना? जैसे ये पेंसिल है मेरे हाथ में, है ना, तो ये इसका जो लेड है ये कार्बन का है ना? ये जो क्या नाम है इसकी, नोक, ये लकड़ी की है, तो लकड़ी भी क्या है? लकड़ी भी एक पदार्थ है, ठीक है ना? ये भी मैटर है। तो ये भी किससे बना हुआ है? परमाणुओं से बना है, ठीक है ना?
तो जो भी चीज़ें आपको दिख रही है, लोहा, लोहे की कोई बेंच है तो वो लोहे के कणों से बनी, परमाणुओं से बनी हुई है। तो जितनी भी परमाणु, फिर आप पढ़ते हो कि तत्व हैं, ये तत्वों से क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं, है ना। तो इस तरह से हर पदार्थ के जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटा। ये विज्ञान जो है, साइंस है ना, ये कोई दूसरी दुनिया की चीज़ नहीं है ना। साइंस इतनी इंटरेस्टिंग होती है, ये सब जो हम हमारे प्रकृति में हम आसपास देखते हैं, है ना, उसी को समझने का, प्रकृति के नियमों को समझने का क्या है, एक विज्ञान है, ठीक है ना। तो अब ये जो लेसन है आपका, इसके अंदर बेटा मोटे तौर पर, है ना, किस किस के बारे में बताया गया है, जो आसपास के पदार्थ हैं उनकी प्रकृति, कि वो ठोस हैं, द्रव हैं या गैस हैं, ठीक है ना, इन सब के बारे में इसमें बताया गया है। तो अब ये पढ़ते हैं अपन। अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएं नज़र आती हैं, जिनका आकार, साइज, आकृति, शेप और बनावट, कंस्ट्रक्शन अलग अलग होता है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। किसका नाम दिया उसे? पदार्थ, यानी मैटर कहा गया। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो भोजन हम खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। ये क्या है बच्चों? ये सब पदार्थ की श्रेणी में आते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है, ठीक है ना। तो छोटी सी, ऐसा लगता है ना आप लोगों को कि भाई जो चीज़ें हैं बहुत छोटी हैं, उनका तो पता नहीं द्रव्यमान होता होगा या नहीं होता होगा, उनमें वजन होता होगा या नहीं होता होगा, है ना। लेकिन चाहे भले ही कम हो, लेकिन उनके अंदर क्या होता है? द्रव्यमान अवश्य होता है ना। और ये कुछ स्थान, आयतन घेरती हैं। और क्या करती हैं? ये जो वस्तु हैं ये आयतन घेरती हैं, ठीक है। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे पंच तत्व कहा गया। ये पंच तत्व पहले बेटा जितनी समझ थी उसी के हिसाब से उन्होंने इसका वर्गीकरण किया। वायु, अग्नि, जल और आकाश, पृथ्वी, ठीक है ना। एक चौपाई भी है ना, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा, ठीक है ना। तो उसके अनुसार इन्हीं पंच तत्वों से सभी वस्तुएं बनी। तो क्योंकि बेटा पहले जो लोग थे वो विज्ञान तो समझते नहीं थे, लेकिन उनमें जितनी समझ थी उसी के हिसाब से वो कल्पनाएं किया करते थे, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, है ना। तो देखो बच्चों, एक चीज़ आई थी इसके अंदर बेटा कि ये जो सभी वस्तुओं का क्या होता है? द्रव्यमान होता है, और ये कुछ स्थान घेरती हैं। अब जैसे देखने में ऐसा लगता है ना कि ये जो वायु है, हवा है, और इसके अंदर कोई द्रव्यमान थोड़ी होता होगा। हवा तो बहुत हल्की होती है, तो इसमें तो कोई भार ही नहीं होता होगा, लेकिन होता है बेटा, है ना। एक गुब्बारा, बड़ा गुब्बारा ले लो आप, और उसके अंदर क्या भर लो? हवा भर लो, ठीक है ना। और फिर उसको तोलोगे तो कुछ ना कुछ मिलीग्राम में वजन उसका अवश्य आएगा, ठीक है। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को, हाँ बच्चों देखो बेटा, एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं आपको कि बुक रीडिंग की आदत डालो बेटा, है ना। बुक रीडिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है ना। बहुत आराम से बुक को पढ़ो, बहुत इंटरेस्ट आता है। और बेटा गहरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बुक रीडिंग से ही आती है ना। कई बच्चे क्या करते हैं कि बहुत सारे वो गाइड्स ले लेंगे, कोई कुछ ले लेगा, कोई कुछ ले लेगा, है ना, उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहले बेटा थ्योरी पढ़ो उसकी, है ना, आराम से चीज़ों को एंजॉय करते हुए करो, है ना। कहीं भाग के नहीं जाना है, कोई जल्दबाजी नहीं, है ना, अच्छी तरह से चलना है आराम से। तो अब ये देखते हैं, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है ना, 2 प्रकार से बांटा है उन्होंने। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में ज्ञान अर्जित करेंगे, और जो रासायनिक गुणों का वो अगले चैप्टर्स में है ना, आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। पदार्थ का भौतिक स्वरूप, ठीक है, पदार्थ का भौतिक स्वरूप।
पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, ये हमको पता ही है, ठीक है ना। तो बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थीं। एक विचारधारा का यह मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होता है। पदार्थ जो होता है वो किसकी तरह होता है, लकड़ी के टुकड़े की तरह कंटिन्यूअस होता है। परंतु अन्य विचारधारा का क्या मानना था कि पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बना है। आइए एक क्रियाकलाप एक्टिविटी के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में निर्णय करते हैं कि ये कंटिन्यूअस है या ये कणों से बना है, ठीक है ना। पार्टिकल्स, कण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पार्टिकल्स बोलते हैं। एक 100 ml का बीकर लें, है ना। बीकर एक कांच का वो होता है बेटा, बर्तन होता है। इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर निशान लगा लें, है ना। जहाँ तक भर गया उस जगह पे ऐसे निशान लगा दिया उससे, ठीक है ना। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें, है ना। अब हमने क्या लिया, कुछ नमक लिया, साल्ट लिया या शक्कर ली, है ना, शुगर जो होती है ना, चीनी, वो ली, को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दिया, है ना। एक कांच की छड़ से उसको पानी में क्या कर दिया, हमने घोल दिया। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। तो क्या तुम सोचते हो बेटा कि जल के स्तर में बदलाव आया होगा? यस, है ना। जल का स्तर क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। जितनी चीनी घोलोगे, जितना नमक घोलोगे, उसी के अनुरूप उसका जो स्तर है पानी का, वो उसमें क्या हो जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा, है ना। क्योंकि जो जल के अंदर नमक या शक्कर के जो अणु हैं बेटा, वो क्या हो गए हैं, डिसॉल्व हो गए हैं, उसके अंदर घुल गए हैं, ठीक है। आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ, ये कहाँ गायब हो गए? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया? तो वो उसके अंदर घुल गए। और जल के स्तर में बदलाव आया? हाँ। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है ना। तो इस चित्र में दिखा रखा है बेटा, ये देखो, ये चित्र है आपका, दिख रहा है आपको सबको? यस, ठीक है ना। देखो ये फिगर है बेटा आपकी, है ना। ये तो क्या है, पानी है ना, जल। फिर इसमें ये क्या मिला दिया, नमक मिला दिया इसके अंदर, है ना। और फिर देखो ये इससे क्या कर दिया, घोल दिया, है ना। तो जो नमक के कण थे वो किसके अंदर, पानी के अंदर क्या हो गए, मिक्स हो गए, ठीक है। तो जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हो बेटा कि जल के कण जो हैं उनके अंदर क्या है, रिक्त स्थान है, उनमें जाके वो नमक के जो कण हैं वो क्या हो गए, समा गए, ठीक है। अब है ये देखो कि पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। पदार्थ के ये जो कण हैं भाई, ये कितने छोटे होते हैं, छोटे हैं लेकिन कितने छोटे हैं, है ना। तो देखो पोटेशियम परमैंगनेट, इसको बेटा लाल दवा बोलते हैं, है ना, KMnO4 इसका सूत्र होता है। पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लिया, है ना। 100 ml पानी में घोल लिया हमने 2 या 3 क्रिस्टल्स को, बस छोटे से क्रिस्टल ले लिए 2 या 3। इस घोल में से 10 ml घोल निकालकर उससे 90 ml जल में मिला दिया, तो वापस से 100 ml बन गया कि नहीं बन गया, ठीक है ना। फिर इस उपरोक्त घोल में से 10 ml निकाला, फिर उसमें 90 ml मिला दिया, तो फिर वापस 100 ml मिल गया, है ना। तो इस प्रकार के घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहें, है ना। तनुकृत का मतलब क्या होता है बेटा, उसको कैसा करते रहें, पतला करते रहें, ठीक है ना। क्या जल अभी भी रंगीन है? यस, है ना। पहले ज़्यादा रंगीन था, अब धीरे धीरे क्या होता जाएगा, वो कम रंगीन होता जाएगा, लेकिन रंगीन जरूर रहेगा, है ना। तो अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे हैं। प्रत्येक बार तनुकृत करने पर, है ना, डाइल्यूट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा इसको, तनुकृत, डाइल्यूट करने पर, DILUT, डाइल्यूट करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है, फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। यह प्रयोग दर्शाता है कि, ये जो प्रयोग है हमें क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा
1000 लीटर भी रंगीन हो जाती है। थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट डाल दो, लाल दवा डाल दो आप उसमें, तो भी वो पानी कैसा हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। इससे हम ये निष्कर्ष निकालते हैं, ये कंक्लूजन हमारे दिमाग में आता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होंगे। छोटे छोटे क्या होते हैं, उसमें कण होते हैं। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं, तो वो विभाजित हो जाते हैं। अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं, और छोटे कणों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 मिलीलीटर थोड़ी सी डिटॉल से भी हम, जैसे कई बार देखो ना, बाल्टी भर के पानी में थोड़ा सा डिटॉल डाल दो तो पूरा सफ़ेद हो जाता है वो, है ना। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह 2 ml डेटॉल से भी हम ये क्रियाकलाप कर सकते हैं। लगातार तनुकृत होने पर भी, लगातार डाइल्यूट होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। उसकी जो महक है, उसकी जो स्मेल है, वो हमें आती रहती है। तो पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया ना आपको बेटा, एक डस्ट पार्टिकल, धूल का एक छोटा सा कण लिया आपने, है ना, उस कण के अंदर कितने एटम्स होंगे पता है आपको? 10 करोड़ बताया था ना मैंने बेटा, है ना। तो परमाणु इतना छोटा है, तो उतने यानी बारीक करते चले जाओ, इतने टुकड़े आप कर सकते हो उसके। यानी एक धूल कण के कितने टुकड़े किए जा सकते हैं? 10 करोड़ टुकड़े किए जा सकते हैं। पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, है ना। मैटर पदार्थ का मैटर हो गया, कण पार्टिकल्स हो गया, अभिलाक्षणिक गुण कैरेक्टरिस्टिक गुण यानी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पदार्थ के अब यानी क्या क्या गुण होते हैं? तो देखो, पहला गुण है बेटा कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है ना। दूसरा कंक्लूजन क्या है? पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, ठीक है ना। फिर तीसरा कंक्लूजन है, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते रहते हैं। पदार्थ के कण क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है? इसके गुण है। तो 3 गुण पढ़ेंगे अपन। पहला, पदार्थ के कण निरंतर कैसे रहते हैं? गतिशील रहते हैं, है ना। पहला तो है पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान को तो हमने देख लिया ना बेटा कि उसके अंदर घोला था हमने, नमक घोला था या चीनी घोली थी, तो उसके अंदर समा गए थे ना, उसके जल के कणों के अंदर कौन समा गया? नमक के कण समा गए, ठीक है। तो पहला है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो रिक्त स्थान को क्या बोलते हैं अपन? ओपन स्पेस, है ना। क्रियाकलाप 1.1 व 1.2 में तो अपन ने देखे थे ना, ये 1.1 तो कौन सा था? वो बीकर के अंदर नमक घोलने वाला था। और 1.2 कौन सा था बेटा? कि पानी के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट घोलने वाला था, परमैंगनेट, है ना। तो ये दूसरी क्रियाकलाप था, है ना, एक्टिविटी थी ये। मैं नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए, ये, है ना, डिस्ट्रीब्यूट हो गए। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफ़ी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। यह दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है, ठीक है। अब है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, है ना। इसके लिए देखो बेटा, एक्टिविटी 1.3 तीसरी एक्टिविटी है ये। देखो, 2 एक्टिविटी पढ़ ली आपने क्रियाकलाप, है ना, और ये तीसरी है। अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दें। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको इसके कितने समीप जाना पड़ता है बताओ, है ना। बिल्कुल आपको अपनी नाक उसके पास ले जानी पड़ेगी, तब जाके आप बुझी हुई अगरबत्ती की खुशबू सूंघ सकते हो, है ना। लेकिन अगर वो जल रही हो, जैसे अगला आ गया ना, अगर अगरबत्ती को जला दें, अब अगरबत्ती को जला दें, क्या होता है? क्या दूर से ही सुगंध आपको मिलती है? यस। अपने प्रेक्षण को नोट करें, है ना। तो इसका मतलब क्या बेटा कि जो सुगंध है वो भी तो क्या है? वो भी तो कण हैं, है ना। तो वो कण इतने हल्के हैं कि वो किस में घुल गए? हवा में घुल गए, और वो हमारी नाक तक दूर तक पहुंच जाते हैं, है ना। तो ये निरंतर गतिशील की एक्टिविटी हो गई। फिर 1.4 एक्टिविटी में क्या कह रहा है? देखो, जल से भरे 2 गिलास या 2 बीकर ले लें।
पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से एक बूंद लाल या नीली स्याही डालें, है ना। तो एक तरफ तो क्या डालें, उसके एक सिरे पे तो लाल या नीली स्याही डाल दें और दूसरे में शहद डाल दें, और दूसरे सिरे पे ऐसे समझो ऐसे ये गोल है तो इस सिरे पे तो क्या डाल दिया, स्याही डाल दी लाल या नीली, और दूसरे सिरे पे क्या डाल दिया, ऊपर से क्या टपका दिया आपने, शहद टपका दिया उसके अंदर। इनको अपने घर में या कक्षा के एक कोने में रख दें, अपने प्रेक्षण को नोट करें। प्रेक्षण का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, यानी आपने क्या देखा उसको आप नोट करो। तो आप क्या देखोगे बेटा कि जो स्याही है चाहे वो लाल हो या नीली हो, वो क्या होगा, फट से घुल जाएगी पानी के अंदर, क्या होगी बेटा, वो फट से घुल जाएगी। लेकिन शहद जो है वो कैसे घुलेगा बताओ, बहुत धीरे धीरे घुलेगा, वो घुलने में क्या लेगा, समय लेगा, है ना। तो कुछ पदार्थ बहुत जल्दी विसरित हो जाते हैं और कुछ पदार्थ देरी से विसरित होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में ये स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद, स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, तुरंत घुल जाती है वो, ये देखा हमने। शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा, वो धीरे धीरे घुलती है, यानी शीघ्र नहीं घुलती है। स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगते हैं, नहीं लगते भैया, ना दिन लगते ना घंटे लगते, कुछ ही सेकंड्स में क्या होती है, वो घुल जाती है, ठीक है। अब आते हैं अपन एक्टिविटी 1.5 क्रियाकलाप 1.5। एक गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरे गिलास में, है ना, एक गिलास गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरें, है ना, भरे हैं ये, है ना, भरें। एक में तो क्या भर लिया, गर्म पानी भर लिया और एक में ठंडा पानी भर लिया, ओके। गिलास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक और रख दें। तो दोनों गिलासों में क्या किया, एक एक क्रिस्टल कॉपर सल्फेट का, है ना, नीला थोथा बोलते हैं इसको। कॉपर सल्फेट जो होता है ना बेटा, ये ब्लू कलर का होता है, और पोटेशियम परमैंगनेट कैसे कलर का होता है, रेड कलर का होता है, ठीक है ना, लाल दवा। इसको तो बोलते हैं नीला थोथा। देखो कॉपर सल्फेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, नीला थोथा। तो पता है आपको कैसे रंग का होगा, ये नीले रंग का होगा। पोटेशियम परमैंगनेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, सामान्य भाषा में लाल दवा बोलते हैं। जैसे डॉक्टर लगाता है ना, जैसे फोड़ा फुंसी हो जाते हैं तो उनकी सफाई करते समय, ठीक है ना बेटा, लाल दवा जिसको बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो, है ना, का एक क्रिस्टल डालें और एक और रख दें, हिलाएं नहीं उसको। क्रिस्टल की सतह पर, क्रिस्टल को सतह पर बैठने दें। ग्लास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है, समय बीतने पर क्या होता है। तो बेटा जैसे ही क्रिस्टल उसमें गिरेगा तो वो धीरे धीरे उसके कण ऊपर की तरफ उठते दिख जाएंगे ना आपको, घुल के उसमें ऊपर की तरफ आते हुए दिखेंगे। फिर वो समय बीतने पर क्या होता है, धीरे धीरे वो घुल जाता है पूरा। इससे ठोस और द्रव के बारे में क्या पता चलता है, क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है, क्यों और कैसे। तो इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है कि ठोस और द्रव के कण, है ना, जैसे वो क्या थे, ये ठोस ही तो थे, कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल थे कैसे थे, ठोस थे। तो ये द्रव के कणों में क्या हो गए, मिश्रित हो गए। और तापमान अगर बेटा इसमें ये है कि एक में ठंडा पानी था और एक में कैसा था, गर्म पानी था। तो जो ठंडा पानी होगा उस वाले बीकर में क्या होगा, वो जो टिकिया है लाल दवा की या पोटेशियम, उसकी क्या नाम है, कॉपर सल्फेट की, वो धीरे धीरे घुलेगी। जबकि गर्म पानी में क्या होगा, वो तुरंत घुल जाएगी, ठीक है ना। तो उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों 1.3, 1.4, 1.5, है ना, ये तीनों एक्टिविटीज हैं, से हम निम्नलिखित निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। गतिज ऊर्जा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, काइनेटिक एनर्जी, है ना, उनमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है ना। तापमान बढ़ाएंगे हम तो उनकी कणों की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थानों में समावेश के कारण होता है। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। अब देखो ये नया शब्द आ गया, विसरण। विसरण को इंग्लिश में बोलते हैं डिफ्यूजन, DIFFUSION। बेटा देखो मैं आपको बार बार यही जिक्र करता हूँ मैथ्स में भी और साइंस में भी कि जो ये इस तरह के शब्द हैं इनके इंग्लिश आपको आने चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि जब तुम कॉलेज में जाओगे, है ना, वही बात तुम कहोगे सर रोज रोज बोलते हैं, पक गए हम सुनते सुनते, है ना। तो तुम पको,
तो अच्छी बात है ना, पका हुआ आम मीठा होता है, ठीक है ना। हाँ, तो ये इंग्लिश बेटा आपको कॉलेज में काम आएगी, ठीक है। टीचर्स जो होंगे वो इंग्लिश में ही आपको बोलेंगे। तो दो विभिन्न पदार्थों के कणों का, कण यानी पार्टिकल्स का स्वतः मिलना, अपने आप मिलना, है ना, ही विसरण कहलाता है, डिफ्यूजन कहलाता है। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है। ये जो डिफ्यूजन है वो क्या हो जाता है, गर्म करने पर तेज होता है। ऐसा क्यों होता है, बताओ क्यों होता है ऐसा? क्योंकि गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ऊष्मा क्या है, ऊर्जा है, तो जब उसको ऊष्मा ऊर्जा दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो देखो अपन ने दो चीज पढ़ ली ना। एक तो पहली चीज तो क्या थी कि कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। दूसरा अभिलाक्षणिक गुण हमने क्या पढ़ा कि कण क्या रहते हैं, गतिशील रहते हैं, तभी तो अगरबत्ती की खुशबू हमारी नाक तक आ जाती है। अब इसके बाद तीसरा जो गुण है, पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है ना। जैसे अब देखो बेटा, ठोस है जैसे कोई चीज है ना, जैसे ऐसे समझो ये जो पेंसिल है, पेंसिल में ये जो लेड है ना काला काला सा, तो इसके कण एक दूसरे से चिपके हुए हैं ना, है ना। तो ये किस क्यों चिपके हुए बताओ, क्योंकि आकर्षण के बल की वजह से। ऐसे लोहे की एक छड़ ली, तो लोहे की एक छड़ के अंदर कितने सारे परमाणु भरे पड़े हैं उसमें, असंख्य मात्रा में, ठीक है। तो वो सब परमाणु क्या कर रहे हैं बताओ, एक दूसरे से, है ना, आकर्षण बल से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। जब उनको ऊष्मा दी जाती है तो फिर वो पिघलने लगते हैं, वो आकर्षण बल क्या होता है, खत्म हो जाता है। तो क्रियाकलाप 1.6, एक्टिविटी 1.6। इस खेल को एक मैदान में खेलें। मौज हो गई तुम्हारी, तो खेल खेलोगे अब आप लोग, है ना। आगे बताए गए ढंग से 4 समूह बनाकर मानव श्रृंखलाएं बनाएं, ह्यूमन चेन बनाएं, है ना। किस तरह की, 4 समूह बनाकर, है ना। पहला समूह ईद मिस्मी नर्तकों की तरह एक दूसरे के पीछे से कसकर पकड़ लेता है। ये कोई विशेष प्रकार का बेटा डांस होता है जिसमें एक दूसरे की ऐसे पीछे से हाथ लगाते हैं कमर में, है ना, और एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं जकड़ के, है ना। इसको बोलते हैं ईद मिस्मी नर्तकों की तरह, है ना, डांस होता है एक प्रकार का। इस तरह एक तो ये कर लिया, कस के पकड़ लिया पीछे से एक दूसरे को, ठीक है। फिर है दूसरा समूह एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बना ले। दूसरे में सिर्फ क्या पकड़ेंगे, सिर्फ हाथ पकड़ेंगे। तो पहले वाले में तो क्या था, पीछे की तरफ से, है ना, पीछे की तरफ से हाथ डाल के कमर के पीछे से, तो एक तरह से जकड़ लिया, नहीं कर लिया, क्या कर लिया, पूरी तरह से जकड़ लिया। दूसरे उसमें क्या, सिर्फ हाथ पकड़ा है दूसरे समूह ने। तीसरे समूह केवल उंगली के सिरे को छूकर एक श्रृंखला बना ले, और तीसरा समूह क्या कर रहा है, उंगली के सिरे को छू रहा है, बस इस जगह से पकड़ रखी है उंगली, ऐसे यूं बस समझ लो, इस तरह से पकड़ रखी है उंगली, बस ऐसे इस तरह से पकड़ के, ठीक है। तीसरा समूह केवल उंगली के सिरे को छूकर एक श्रृंखला बना ले। अब चौथा समूह ना उपरोक्त वर्णित तीनों मानव श्रृंखलाओं को तोड़कर, है ना। अब वो चौथा समूह वाले क्या करेंगे बच्चे, वो उस श्रृंखलाओं को तोड़ने की कोशिश करेंगे, इन तीनों श्रृंखलाओं को तोड़कर छोटे छोटे समूह में बांटने का प्रयास करेंगे। किस समूह को तोड़ना आसान था बताओ, किस समूह को, तीसरे समूह को तोड़ना क्या था, बहुत आसान था, क्योंकि उन्होंने सिर्फ क्या पकड़ रखी है, उंगली पकड़ रखी हल्की सी, ठीक है ना। और क्यों, क्योंकि आकर्षण क्या है, कम है। यदि हम प्रत्येक विद्यार्थी को पदार्थ का एक कण माने तो किस समूह में कणों ने एक दूसरे को सबसे अधिक बल से पकड़ रखा है। फर्स्ट वाला जो था, जैसे ये था ना नर्तकी जो है, ईद मिस्मी, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं अपन क्रियाकलाप 1.7, है ना, एक्टिविटी 1.7। एक लोहे की कील, एक चौक का टुकड़ा और एक रबर बैंड लिया। एक आयरन नेल, एक चौक का टुकड़ा, ठीक है ना, चौक, और एक रबर बैंड ले लिया आपने। इन पर हथौड़ा मारकर हैमरिंग किया हमने इस पे, या काटकर या खींचकर इसे भंगुर करने का प्रयास करें। अब देखो भंगुर, ये फिर एक विज्ञान का नया शब्द आ गया, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रिटल, BRITTL, ब्रिटल, है ना। भंगुर करने का प्रयास किया, यानी चोट मारकर उसको टुकड़े टुकड़े करने का प्रयास किया, भंगुर करने का प्रयास किया। इन तीनों में से किसके कण अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हैं, तो किसके कण एक दूसरे से ज़्यादा तेजी से जुड़े हुए हैं, लोहे की कील, चौक का टुकड़ा और रबर बैंड। तो तुम खुद ही बता दोगे, यस, लोहे की कील में जो कण हैं वो अधिक बल से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद क्या है,
एक थाली में जल लेकर, है ना, ये अगली एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.8। एक थाली में जल लेकर उसे उंगली से काटने का प्रयास करें। तो पानी भर रखा है एक थाली में और फिर उंगली ऐसे चलाओ आप उसमें, तो क्या वो निशान बन जाएगा क्या पानी के ऊपर काटने का? नहीं बनेगा। आप जैसे उंगली हटाओगे तुरंत वो खाली जगह को वापस पानी क्या कर लेगा? भर देगा। क्या जल की सतह कटती है? नो, नहीं कटती। जल की सतह न कटने का क्या कारण है? क्योंकि जो बाकी और जो सतहों पर जो जल है वो वापस से उस जगह में आके भर जाता है ना, क्योंकि तरल की जो सतह होती है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा गतिशील होती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलाप सुझाते हैं कि पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है ना। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? एक बल कार्य करता है, आकर्षण बल होता है वो। यह बल कणों को एक साथ रखता है। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य, है ना, इसकी जो स्ट्रेंथ है, सामर्थ्य को इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्ट्रेंथ। इसकी जो स्ट्रेंथ है प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होती है ना। जैसे ठोस है बेटा, वो था लोहे की कील है, तो उसमें तो स्ट्रेंथ क्या है? बहुत ज़्यादा है ना, उसके अंदर स्ट्रेंथ क्या है? बहुत, तभी तो वो कण बहुत आसानी से अलग नहीं होते ना, है ना। फिर जल है, उसमें कम स्ट्रेंथ होगी क्योंकि जल क्या है? द्रव है। गैस है, उसमें क्या होगी? स्ट्रेंथ बहुत ही कम होगी, वो वैसे दूर दूर रहते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से ये आपका कितना हो गया? 1.2 तक। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये जो 1.3 है बेटा, इसमें है पदार्थ की अवस्थाएं, है ना, पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इसके अंदर पहले क्या आती है? ठोस अवस्था, फिर द्रव अवस्था, फिर गैस अवस्था, है ना। देखो मैं बेटा मोटा मोटा बताता हूँ आपको, है ना। ठोस क्या होता है? इसकी निश्चित आकृति होती है ना। एक लोहे की छड़ है, उस लोहे की छड़ को, है ना, आप चाहे बाल्टी में रखो, चाहे टब में रखो, चाहे बिस्तर पे रखो, चाहे फर्श पे रखो, वो जिस आकृति की है उसी आकृति की रहेगी कि नहीं रहेगी, है ना। तो क्या होती है बेटा? उसके अंदर एक निश्चित आकृति होती है और उसका एक निश्चित क्या होता है? आयतन होता है ना। लेकिन पानी है, पानी क्या करेगा? देखो, पानी का आयतन तो फिक्स होता है, ठीक है ना। आयतन तो क्या होता है? फिक्स होता है, लेकिन वो आकार उस बर्तन का ले लेता है। पानी को अगर आप गिलास में भर दोगे तो गिलास की आकृति ले लेगा वो, कटोरी में भरोगे कटोरी की आकृति ले लेगा, ठीक है। बाल्टी में भरोगे बाल्टी की आकृति ले लेगा, थाली में भरोगे थाली की आकृति ले लेगा, ठीक है ना। तो ये जो द्रव है ना, लिक्विड जो है, तरल पदार्थ जो है, उनकी क्या है बेटा? उनका आकृति निश्चित नहीं होती है ना, लेकिन उनका आयतन निश्चित होता है। तो ठोस में क्या था बेटा? देखो, आकृति भी निश्चित थी उसकी और आयतन भी निश्चित था, है ना। लेकिन द्रव में, मोटी मोटी बात बता रहा हूँ, अपन फिर डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। फिर द्रव में क्या है बेटा? द्रव के अंदर आपकी आकृति निश्चित नहीं है। वो जो बर्तन की आकृति है जिसमें भरोगे आप, उसी की आकृति ग्रहण कर लेगा, लेकिन आयतन निश्चित है। आयतन का मतलब है जितना उसका वॉल्यूम है ना, उतना तो रहेगा ही ना। वो ऐसा थोड़ी कि वो कहीं चला जाएगा, उतना तो रहेगा। तो उसका आयतन क्या है? निश्चित है। या घन सेंटीमीटर में होगा या घन मीटर में होगा, तो वो उतना आयतन हमेशा ही रहेगा, है ना। तो जैसे मानो आप कोई एक गिलास में पानी है, उसका आयतन है 10 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। अब आप उसको चाहे किसी भी बर्तन में भरो तो उस आकृति उसकी अलग अलग हो जाएगी, लेकिन आयतन कितना रहेगा? हमेशा 10 सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगा, 10 घन सेंटीमीटर ही रहेगा, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। अब गैस जो होती है बेटा, गैस की और बिल्कुल स्पेशल व्यवस्था है ना। गैस का क्या होता है? ना तो उसका आकार निश्चित होता है, ठीक है ना। आपने गैस है, गुब्बारे में भरी तो गुब्बारे में भर जाएगी, ठीक है ना। आप उसको किसी टंकी में भरोगे, टंकी के अंदर भर जाएगी। एक कमरे में छोड़ दोगे तो कमरे में भर जाएगी वो, है ना। तो उसका आकार भी क्या है? वो भी फिक्स नहीं है और आयतन भी फिक्स नहीं है ना। कि थोड़ी सी, जैसे एक तरह से समझो आपके जो गुब्बारा था, है ना, तो पहले वो बहुत कम उसमें भरा हुआ था, है ना, एक गुब्बारे के अंदर भरा हुआ था, फिर गुब्बारा फट गया, ठीक है ना। तो गुब्बारे के अंदर जो गैस थी वो पूरे कमरे में फैल गई, नहीं फैल गई, ठीक है ना। तो आयतन क्या हो गया? उसका बढ़ गया। तो आयतन भी उसका निश्चित नहीं होता है। तो गैस के क्या है बेटा? ना उसकी आकृति निश्चित होती है, ना ही उसका आयतन निश्चित होता है।
तो ये मोटी मोटी बातें मैंने बताई आपको, किसकी, ठोस की बताई बेटा, गैस की बताई, और ठोस, द्रव और गैस की। फिर इसमें क्या है आपके बहुत अच्छी तरह से इसको समझा रखा है, वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे इसको, है ना। तो आई थिंक बेटा ये जो है ये आपका 3 वीडियोस के अंदर ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। तो ये अपना फर्स्ट वीडियो हो गया, ठीक है बच्चों। तो बेटा बताया ना मैंने आपको, अगर आपको अच्छा लगता है, कोई सुझाव देना चाहते हैं आप, तो जो कमेंट बॉक्स होता है इसका, है ना, उसमें बेटा अपनी सजेशंस दीजिए। आपको अच्छा लिखता है तो बस 2 शब्द लिख दो, वेरी नाइस सर, थैंक यू सर, ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल, है ना। अगर आप कहोगे कि सर इंग्लिश भी पढ़नी है हमको, तो मैं आपके इंग्लिश के लिए वीडियोस भी बना दूंगा, बस आपको लिखना पड़ेगा लेकिन उसमें सर हमें इंग्लिश के वीडियो भी आप बनाइए, ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।